नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त मूल विधि कक्षा में। और आज हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के भाग 6 की तरफ हैं, क्योंकि ये एक्ट बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसमें धाराओं के अंदर बहुत सारी धाराएं हैं, है ना। धाराओं के अंदर उपधाराएं हैं और एक एक धारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां से प्रश्न बने भी हैं और प्रश्न बनने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। आज जो जो धाराएं मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको गंभीरता से आपको देखना है, गंभीरता से आपको समझना है। आशा कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत प्यारे ढंग से आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बिना बोर हुए आप इस बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। इसको इस तरह पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सदाबहार टॉपिक है, तो आप ये मान के चलिए लास्ट भर्ती 2021 में आई थी, मेरे द्वारा या मूल विधि के किसी भी टीचर द्वारा ये सब्जेक्ट 2021 में पढ़ाया गया होगा, और उसके बाद दोबारा से इस सब्जेक्ट को रिकॉल करना, इसके दोबारा से नोट्स प्रिपेयर करना, उनको फिर से पढ़ना, देन उनको पढ़ाना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और आसान भाषा में। और आप ये देखिए इसमें कि इस बार टोटल लॉ ही चेंज हो गए हैं, मेजर लॉ चेंज हो गए हैं, जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी हट गया है, तो उस पर पूरी मेहनत करके उसको निकालना तो ये कोई आसान खेल नहीं है, है ना। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए, तो आज हम आगे के सेक्शन को शुरू करते हैं। हमने सेक्शन 17B तक पढ़ लिया था, आज हम सेक्शन 17C से करते हैं और थोड़ी सी रफ्तार आज बढ़ाएंगे। हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं टाइप करवा के इसको लाऊं और आज इसको कंप्लीट कर दूं, हाँ कंप्लीट कर दूं, बट फिर बहुत सारे बच्चों ने मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज किया, नहीं सर टाइप करवा के मत लाओ, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, टाइप करवा के मत लाओ, टाइप करवा के मत लाओ। तो मैंने सोचा चलो भाई, जब बच्चे मना कर रहे हैं तो हम लोग टाइप करवा के नहीं लाते हैं। हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपकी क्लासेस चल रही है ना, और इस तरह से मतलब कंटेंट दिया जा रहा है, इस सिंपल वे में चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, इतने आसान तरीके से सब चीज़ों को समझाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत है। वाकई में मेरे पास ऐसे से भी मैसेजेस आते हैं। मैं अगर अभी होगा तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। मतलब लिटरली मुझे धमकाया जाता है ना, धमकाया जाता है पर्सनल मैसेज करके टेलीग्राम पे। और वो कौन लोग हैं? वो बच्चे एक्चुअली में, और मतलब कहा जाता है कि मतलब ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो एक टीचर को कोई नहीं बोल सकता है। और वो लोग, ये बच्चे तो मैं उनको कहूंगा नहीं, वो आपके इस ग्रुप में भी हैं, ठीक है, वो आपके इस ग्रुप में भी हैं, आपके इस चैनल में भी हैं। वो आप देखो कि अगर कोई छोटा भी पॉइंट कई बार मिस हो जाता है, इधर उधर लिखा जाता है, तो उसका बहुत बड़ा इशू आपने देखा होगा ना, कि जैसे सेक्शन 189 में क्या हो गया था, दंड जो थे वो अगली धारा के बता दिए गए थे गलती से। ऐसा हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। आप पढ़ाओगे तो आपसे भी ये चीजें हो सकती हैं, है ना। हालांकि मैं बहुत ध्यान रखता हूं कि चीजें मतलब गड़बड़ ना हो, और वो अगले दिन ही सही भी हो जाती हैं। पर फिर भी मतलब आपने देखा होगा कि उस पॉइंट को बार बार हाईलाइट करके, और जैसे स्पेशली एडिट किया गया हो, बॉक्स में कर करके बार बार उसको भेजा गया ग्रुप में, और मैंने 3 4 5 दिन उसको क्लास में बताया फिर भी, तो ये चीजें जानबूझ करके होती हैं, जिससे बच्चा इस प्लेटफॉर्म से ना जुड़ पाए और टूट करके इधर उधर हो जाए। तो ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं एक टीचर को नीचा दिखाने के लिए, एक टीचर के मनोबल को तोड़ने के लिए, जिससे कुछ लोगों की जेब हमेशा भरती रहे और बस वो सामने सहानुभूति दिखाते रहें और पीछे की तरफ वो षड्यंत्र करते रहें। ऑनलाइन जगत में टीचर नहीं है बहुत सारे लोग, तो टीचर के रूप में बस पता नहीं क्या है, मैं कह नहीं सकता हूं। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूं और ना ही ध्यान रखता हूं। देखो हमारा क्या चल रहा है, तो आप लोग भी बस पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि आपका मकसद यूपीएसआई में सेलेक्ट होना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे और व्यर्थ की चर्चाएं रहेंगी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हमारा कौन सा चल रहा है? 1972, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे? इसी को हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ, इसी को हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक एक धारा जो मेरे द्वारा बताई जा रही है उसको बहुत गंभीरता से आपको देखना है, बहुत गंभीरता से आपको समझना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप देखेंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने शुरू करो ना, आपको खुद पता लग जाएगा। अब से पहले जो एक्ट हो चुके हैं ना, उनके प्रीवियस ईयर लगाने शुरू करो। जब आप कभी मुझसे हिंदी पढ़ोगे तब देखना आप गुरुजनों की कृपा से
मैं एक छोटे से प्रयास आपके लिए करूंगा। अभी भी जहां पर हिंदी पढ़ा रहा हूं मैं, पिछली वाली भर्तियों में भी बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। तो फर्जी बातें करने वालों से सदा सदैव दूर रहो, वो आपके सदैव अमंगल की ही चाह रखते हैं। तो यहां पर हमारा आ जाएगा धारा या सेक्शन 17, जो बात स्पेशल बोलता है 17 का सी, है ना, 17 का सी या ग, 17 का सी या ग, 17 का सी या ग जो है वो क्या बात करता है? वो बात करता है कि अनुमति के बगैर, अनुमति के बगैर, बगैर लिख लो या बिना लिख लो, अनुमति के बगैर या अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत अनुसूची, है ना, एक्ट के अंतर्गत ऐसे लिख लो, इतनी टिपिकल लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है। एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित पौधों की खेती नहीं कर सकता है ना, प्रतिबंधित पौधों की, पौधों की खेती नहीं कर सकता है, खेती नहीं कर सकता, खेती नहीं कर सकता है ना। आप इस एक्ट में जो प्रतिबंधित पौधे हैं उनकी बिना, उनको आप बिना परमिशन लिए, हाँ हाँ, बिना परमिशन लिए, हाँ, देखो जिसके पास भी बुक है वो क्लास भी जरूर लगाता रहे, चाहे तो बुक को ही सामने रख के लगाता रहे, जो भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिले तो बुक पे ही लिख ले, ठीक है, अगर आपको रिवीजन के पर्पज से भी है। बट जिसके पास बुक है वो ये ना सोचे कि क्लास ना लगाए, जब आपने कोर्स ले ही लिया है तो क्लास भी आप जरूर लगाओ, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सीधे ही आप यहां पर लिख सकते हैं कि सेक्शन 17 सी क्या बोलता है? प्रतिबंधित पौधों की खेती पर रोक, प्रतिबंधित पौधे, हाँ, प्रतिबंधित पौधों की खेती पर, खेती पर रोक से संबंधित है, पर रोक है, इतना आप पॉइंट ध्यान रख लीजिए। जैसे अफीम इत्यादि के जो पेड़ होते हैं, आप उनको बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के उगा नहीं सकते। यदि आप उनको उगाने का प्रयास करेंगे, हाँ, नहीं क्लास ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है नंदनी, आपको अगर लग रहा है तो बैक जाके एक बार ऐप को हटा के दोबारा से आ जाओ तो ठीक चलेगा, क्योंकि ऐसा होता तो सभी के साथ होता। तो प्रतिबंधित पौधों की खेती पर रोक से संबंधित है कौन सी धारा? आपकी सेक्शन 17 सी। अब अगली धारा पे हम लोग चलते हैं, और अगली धारा हमारी क्या कहती है? सेक्शन 17 डी धारा। अब इसके बाद जो धाराएं आएंगी उनको गंभीरता से आपको जानना है, उनको गंभीरता से आपको समझना है। धारा या सेक्शन 17 डी क्या है? 17 डी कह लो या 17 घ कह लो, ये क्या बोलती है? ये क्या बोलती तू? तो ये सीधे ही बोलती कि प्रतिबंधित पौधे का व्यापार नहीं कर सकते। प्रतिबंधित पौधों, हाँ, प्रतिबंधित पौधों के व्यापार पर, है ना, प्रतिबंधित पौधे के व्यापार पर रोक है ना, प्रतिबंधित पौधे के व्यापार पर रोक है। जो प्रतिबंधित पौधे हैं, अगर सेक्शन 17 सी क्या बोलता है? हाँ, सेक्शन 17 सी के बारे में अगर बात आएगी तो सीधे ही आपको बोलना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित पौधों की खेती नहीं कर सकता है। अभी कोई सोच रहा है कि चलो यार खेती तो नहीं कर सकते, जो लोग उगा रहे हैं वो क्या कर लेते हैं, उनका बिजनेस कर लेते हैं, उनमें पैसा बहुत बढ़िया, अफीम बेचेंगे, गांजा बेचेंगे, भांग बेचेंगे, और भी जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स बना बना के बेचेंगे। तो सेक्शन 17 डी बोल रहा है ना मुन्ना, ऐसा काम मत करना। अगर तुम ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर वो बोलेगा सर मुझे तो व्यापार करना है, तो आप सीधे लिखो इसमें कि व्यापार किया जा सकता है पर अनुमति लेकर, व्यापार किया जा सकता है ना, व्यापार किया जा सकता है, लाइसेंसिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, व्यापार किया जा सकता है अनुमति लेकर। वैसे इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्यापार किया जा सकता है अनुमति लेकर। पर मेन चीज यही है, इसी को याद रखना है कि प्रतिबंधित पौधे के व्यापार पर रोक है सेक्शन 17 डी। तो यहां तक अगर आपने समझ लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ,
हाँ चलिए, बुक पहुंच जाएगी धीरे धीरे, किसी है ना आपके पास। ज्यादा मतलब उसमें मत पढ़ो कि प्रतिबंधित पौधे कौन से हैं, उतना डिटेल में चीजें नहीं जाने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको वैसे डिटेल में जानना है तो आप गूगल करो, आप सब चीजें देख सकते हो, क्योंकि हमको फैक्ट्स का ट्रकलोड खड़ा नहीं करना है, हमको बस चीजों को समझना है जिससे हमारे लिए चीजें आसान हो जाएं। अब अगली धारा जो हमारी है उसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें, उसको आप नोट डाउन कर लें। हाँ, उसको आप नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है आपकी सेक्शन 18, है ना। सेक्शन 18 जिसके बारे में हम लोग क्या बोल के आए थे, जिसमें जिसके जिसके बारे में हम सेक्शन 224 में बोल करके आए थे कि नेशनल पार्क्स, है ना, क्या बोल के आए थे, हाँ नेशनल पार्क्स और आपके अभयारण्य और जो आपके संरक्षण स्थल के संदर्भ में था। हाँ, संरक्षण स्थल जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड था, सेक्शन 36, सेक्शन 35 और सेक्शन 18। तो वहां पर जिसके बारे में जिक्र करके आए थे वही चीज यहां पर आ गई है, धारा या सेक्शन, धारा या सेक्शन कौन सा, 18। अच्छा, मुझे एक बात आपको बोलनी थी, आपके पास वो नोट्स होंगे जहां पर आपने नोट कर रखा होगा, कहीं ना कहीं आपने नोट कर रखा होगा, उसमें क्या चीज है, उसमें एक छोटा सा संशोधन आप कर लीजिए। वैसे पहले जब मैंने इस एक्ट को यूट्यूब पे पढ़ाया था तब ये सेक्शन 224 नहीं करवाया था, वहां पर एक छोटा सा संशोधन कर लीजिए आप, है ना, छोटा सा संशोधन कर लीजिए। वो धारा मुझे करानी नहीं थी पर फिर भी मैं करा गया, और उसी में एक छोटा सा संशोधन आपको करना होगा। संशोधन कर लीजिए कहां पर, आपके सेक्शन 224 में। तो सेक्शन 224 में जहां पर हम लोग बात करके आए थे किसके बारे में, जहां पर हम बात करके आए थे आपके राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, है ना, राष्ट्रीय उपवन कह लो, है ना, कि राष्ट्रीय उपवन की बात हो रही है इसमें, राष्ट्रीय उपवन, और उसके बाद आपके अभयारण्य, है ना, उसके बाद आपके अभयारण्य, और उसके बाद आपके ये बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना, आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये इस टाइप में था। तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई सेक्शन 18 जो है, सेक्शन 35 जो है, तो इसमें ना ये इंटरचेंज हो गया है। वहां पर जो मैंने पहले सेक्शन 18 में नेशनल पार्क लिख रखा है उसको हटा करके आप वहां पर अभयारण्य कर दो, क्या कर दो, वहां पर आप अभयारण्य कर दो, और यहां पर सेक्शन 35 में जो अभयारण्य लिखा हुआ है उसको हटा करके वहां पर आप लोग नेशनल पार्क कर दो, ये चीज आप वहां पर कर दो। हाँ, ये संशोधन वहां पे आप कर दो प्लीज एक बार। हाँ, ये संशोधन वहां पे कर दो। हाँ नहीं, हमको वैसे कोई दिक्कत नहीं है सर। आप क्लास शेड्यूल क्यों नहीं करते हो, क्या नहीं शेड्यूल करते हैं? बुक कहीं से भी ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी जिले में, किसी भी जो आपकी बड़ी शॉप्स हैं शहर में, वहां पर आपको सब जगह ये बुक मिल जाएगी। हाँ, बुक अवेलेबल है। तो ये संशोधन कर लो, सेक्शन 18 में नेशनल पार्क है वो अभयारण्य कर लो, और सेक्शन 35 में जो अभयारण्य लिखा गया है वहां पर आप नेशनल पार्क कर दो, वो संशोधन थोड़ा सा आप वहां पे कर दो। हाँ हाँ, ऐसी सिली मिस्टेक्स मुझसे होती नहीं है, लाइफ में पहली बार हो रही है। हाँ हाँ, लाइफ में पहली बार ऐसी चीजें हो रही हैं। हाँ ठीक है, हो गया संशोधन, एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ तभी मैं चलेंगे। हाँ, अनुमति कैसे लेना पड़ेगा, जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म वगैरह भरने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं। हाँ, आपको क्या करना है, आपको थोड़े ही प्रतिबंधित पौधों की खेती करनी है या व्यापार करना है, इसको आप जरूर नोट कर लें, ठीक है, इसका संशोधन कर लें। और जो नोट्स बनाते हैं वो भी इस काम को कर लें, तीसरी क्लास में है, इस धारा को जाकर के वहां पे थोड़ा सा हटा दिए। हाँ हाँ, अनुमति कैसे लिया जाएगा, नहीं लेनी है, अभी लगेगी, बोरिंग नहीं लगेगी। हाँ हाँ, नहीं, इसमें संशोधन कर लो, सेक्शन सेक्शन 224 जो हमने किया था उसमें संशोधन कर लो, ठीक है। वहां पे सेक्शन 18 में नेशनल पार्क हो गया था, वो नहीं है, अभयारण्य है, और सेक्शन 35 में अभयारण्य हो गया था, मतलब ये इंटरचेंज हो गए थे, तो इसको थोड़ा सा आप मतलब ध्यान रखो, ठीक है। तो सेक्शन 18 के बारे में यहां पर बात हो रही है, सेक्शन 18 के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 18 किस संदर्भ में बात करता है, अभयारण्यों की घोषणा, सीधे सीधे क्या है, अभयारण्यों की घोषणा, अभयारण्यों की घोषणा, अभयारण्यों की
घोषणा, अभयारण्यों की घोषणा, अभयारण्यों की घोषणा। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अभयारण्य कौन सी धारा में दिए गए हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा अभयारण्यों के बारे में, सेंचुरीज के बारे में। कहां पर आपकी बात हो रही है? हाँ, सेंचुरीज के बारे में। हाँ। हम्म। 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 दीपक सिंह बोल रहे हैं, सर आपकी सारी मिस्टेक इसी बैच में क्यों होती है? अब तक मैं, मुझे लगता है मैंने 7-8 एक्ट पढ़ा दिए हैं। 7-8 एक्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और उसमें से 3 मिस्टेक हुई हैं जो जिनका सुधार भी किया जा चुका है। आप सोच रहे हो कितनी सारी धाराएं हैं, कितनी सारी धाराएं हैं, है ना, ट्रक लोड्स धाराएं हैं। उनको पढ़ना, उनका फिर क्रक्स निकालना, उनके क्रक्स को निकाल करके फिर इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके बताना, उनको याद रखना, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, उनके नोट्स के माध्यम से मतलब आप तक का पूरा कंटेंट पहुंचाना, ये कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आप देखो कि YouTube पर जब मैंने सारी चीजें करवाई हैं तो वहां सिंगल एक मिस्टेक हुई थी, और वो भी मुझे लगता है कहां पर हुई थी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सेक्शन 223 के आसपास या 23 के आसपास हुई थी, जिसको सही कर लिया गया था। तो ऐसा हो जाता है, पर आप चिंता मत करिए, मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से ऐसी कोई चीजें ना हो। पर कम से कम आप लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क मत लगाइए कि सर आपसे ही क्यों होती हैं गलतियां। आप पढ़ाओगे तो आपसे इससे ज्यादा हो सकती हैं। हाँ, ठीक है। तो अभयारण्यों की घोषणा है, अभयारण्यों की घोषणा है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अभयारण्यों घोषणा, एकदम से आपके पास प्रश्न आएगा कि घोषणा की बात आ रही है, तो सीधे सीधे आपको यहां पर बोलना पड़ेगा अभयारण्यों की घोषणा कौन करेगा? अभयारण्यों की घोषणा कौन करेगा? अभयारण्यों की घोषणा, अभयारण्यों की घोषणा घोषणा कौन करेगा? ये प्रश्न आपसे वहां पर पूछा जा सकता है। ये दोनों ही पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको सीधे ही बोलना है कि अभयारण्यों की घोषणा, अभयारण्यों की घोषणा राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा? अभयारण्यों की घोषणा, अभयारण्यों की घोषणा राज्य सरकार करेगी। हाँ, राज्य सरकार करेगी। हाँ, राज्य सरकार करेगी। दूसरी एक बात छोटी सी और बता देता हूं, एक बात है, ऑनलाइन जगत में जितने भी टीचर हैं, मैक्सिमम टीचर, कुछ एक को छोड़ करके, कुछ एक को छोड़ करके मैक्सिमम टीचर्स के पास कंटेंट राइटर होते हैं। कंटेंट राइटर मतलब क्या? टीचर को क्या करना पड़ता है? टीचर के पास, जैसे आज की क्लास है, आज की क्लास का जो कंटेंट है वो एक दिन पहले ही पहुंच जाता है, और टीचर बस उसको पढ़ता है ना, पढ़ता है और आकर के उसको डिलीवर कर देता है। यानी कि वो कंटेंट टीचर के हाथ का बनाया हुआ नहीं होता। ठीक है, वो कंटेंट टीचर ने अपने हाथ से नहीं बनाया है, पढ़ के निखार करके, उनको किसी ने बना के दे दिया, कंटेंट राइटर ने, उसने आकर के वो डिलीवर कर दिया। इतनी चीज है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, और मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, ये जितना भी कंटेंट है ये मेरे हाथ का बनाया हुआ। आप इसकी लैंग्वेज देख लो, इसकी लैंग्वेज क्या है? बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज है। आप अगर इसी सेक्शन को जाकर के देखोगे बेयर एक्ट में, तो आपको बहुत ज्यादा टिपिकल ये चीजें लगने वाली है। हाँ, 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 ठीक है, चलो। तो अभयारण्यों की घोषणा राज्य सरकार करेगी, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और सुनो, इस धारा को रट लेना है। ठीक है, इस धारा को रट लेना है, इस धारा को रट लेना है। हाँ, इस धारा को आपको रट लेना है। आगे चलते हैं। अब हमारा अगली जो धारा हमारी आ रही है वो है सेक्शन 27। कौन सी है? सेक्शन 27, धारा 27, धारा 27, धारा या सेक्शन 27, धारा या सेक्शन 27, धारा या सेक्शन आपका 27 है, जो क्या बोलता है कि अभयारण्यों में कोई भी, अभयारण्यों में कोई भी, अभयारण्यों में कोई भी, अभयारण्यों में कोई भी बिना परमिशन के एंट्री नहीं लेगा। बिना परमिशन, है ना, बिना अनुमति, बिना परमिशन एंटर नहीं होगा, है ना, एंटर नहीं होगा, एंटर नहीं होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर कोई सेंचुरी है ना, अगर कहीं पर कोई सेंचुरी है, हाँ, हाँ, अगर कहीं पर कोई सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोई बर्ड सेंचुरी है,
तो आप बिना आज्ञा अभयारण्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना आज्ञा बिना आज्ञा प्रवेश नहीं कर सकते। अब यहां पर एक बात है, क्या किसी को छूट भी है इसमें कि सभी पर यह नियम लागू होता है? हाँ, क्या? हाँ, अगर इसमें चीज है, हाँ ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, तो अभयारण्यों में कोई भी बिना परमिशन एंट्री नहीं लेगा, बिना आज्ञा प्रवेश नहीं करेगा, बिना आज्ञा उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या किसी को छूट भी है? हाँ, क्या किसी को छूट भी है? क्या किसी को उसमें छूट भी है? क्या किसी को उसमें छूट भी है? तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, छूट है। किसे? एक लोक सेवक को। हाँ हाँ, लोक सेवक को। क्या किसी को? लोक सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को। हाँ, पब्लिक सर्वेंट को। हाँ, पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट को छूट है यदि वह अपनी ड्यूटी कर रहा है। हाँ, को यदि वह अपनी ड्यूटी कर रहा है, यदि वह अपनी ड्यूटी कर रहा है, हाँ, यदि वह अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वो जा सकता है। लोक सेवक है ना, लोक सेवक, लोक सेवक बिना आज्ञा प्रवेश कर सकता है, बिना आज्ञा प्रवेश कर सकता है, बिना आज्ञा प्रवेश कर सकता है, बिना आज्ञा प्रवेश कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 27 इस संदर्भ में बात करता है, अभयारण्यों में कोई भी बिना परमिशन के एंट्री नहीं लेगा। ठीक है, चलिए। हाँ शिवराज, ले लिया आपका नाम, शिवराज। हाँ भाई, हाँ। नहीं, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास चल रही है। आप यहाँ पर टाइम देखो, ये क्या टाइम हो रहा है? 16:24 हो रहा है। कितना हो रहा है? 16:24, यानी 4:24 हो रहा है। और आप घड़ी में भी देखोगे तो वही समय आपका हो रहा है, 4:24। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आ गई कि सर अभयारण्यों में तो लोग जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में तो लोग जाते हैं, तो यानी कि उनको परमिशन मिलती है। तो परमिशन का प्रोसेस कैसा है अभयारण्यों में जाने के संदर्भ में? तो आपको तुरंत धारा 28 के बारे में सोचना होगा। किसके बारे में? तुरंत आपको धारा 28 के बारे में सोचना होगा। सेक्शन 28 के बारे में आपको सोचना होगा, जो किस संदर्भ में आपकी बात कर रही है। वो किस संदर्भ में बात कर रही है? अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति। अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति है ना, प्रवेश की अनुमति। अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति है, यानी परमिशन से संबंधित है। अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति संबंधित है, तो तुरंत हमारे दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि अनुमति तो कौन देगा, है ना? अनुमति कौन देता है ना? कौन देता है या अनुमति कौन देगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधे सीधे कि अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति देंगे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। कौन देगा? आपका मुख्य वन्यजीव संरक्षक, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, मुख्य वन्यजीव संरक्षक, मुख्य वन्यजीव संरक्षक इसकी अनुमति देगा। कौन देगा? वो मुख्य वन्यजीव संरक्षक। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति कौन देता है। हाँ, अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति कौन देता है? तो आपको सीधे बोलना पड़ेगा CWW देगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देगा। पर कैसे देगा? ये अनुमति कैसे दी जाएगी, है ना? अनुमति कैसे दी जाएगी? हाँ, अनुमति कैसे दी जाएगी? एकदम से प्रश्न आना चाहिए हमारे सामने। एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि कौन देगा, तो दूसरी बात है अनुमति कैसे दी जाएगी। तो मान लिया आप गए हो और वहां पे ऐसे घूम रहे हो अभयारण्य के सामने, एकदम से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ए इधर आ, क्या हुआ? सर अंदर जाना है। जा रहे, वो सीधे बोलेगा जा रहे, तो आप ऐसे आप चलते हुए टहलते हुए नहीं निकल जाओगे एकदम से अंदर, और वो ऐसे नहीं कहता जा रहे घूम के आ जा, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? लिखित अनुमति देनी होगी। ठीक है, कैसे? लिखित अनुमति, लिखित अनुमति होगी। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना? लिखित अनुमति होती है और शुल्क लेकर के, शुल्क लेकर के लिख लो, लिखित तो नहीं लिखो, है ना, क्योंकि उतना डिटेल नहीं। शुल्क लेकर, है ना, शुल्क लेकर, शुल्क लेकर कुछ
फीस देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। फीस देने के बाद ही आप वहां पर अभयारण्यों में जा सकते हैं। कहां पर? अभयारण्यों में जाते हैं। लिखित वाले को कॉन्सेप्ट को हटा दो, है ना, उसको ध्यान मत रखो। इसमें सीधे सीधे है, परमिशन देगा CWW कैसे, और शुल्क लेकर। पर इसमें क्या चीज है, आपके पास जाने का कारण एकदम से सीधे होगा कि भाई अनुमति क्यों चाहिए। सीधे एक पॉइंट आ सकता है, अनुमति क्यों चाहिए, अनुमति क्यों चाहिए, अनुमति क्यों चाहिए, अनुमति क्यों चाहिए, ये भी तो CWW पूछेगा आपसे, भाई क्यों जाना है अंदर। आप सीधे सीधे वो आपसे एक बात पूछेगा, भाई क्यों जाना है अंदर, क्यों जाना है ना, सीधे सीधे क्यों जाना है। तो अगर आपके पास इन पॉइंट्स में से कोई सा पॉइंट है तो ही आप अंदर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। या तो आप वहां पर पर्यटन के लिए जाओ, घूमने फिरने के लिए जाओ कि सर हमको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, पर्यटन करना है हमको, या सर हमको फोटोग्राफी करनी है। क्या करनी है? फोटोग्राफी करनी है। हम नेशनल ज्योग्राफी चैनल से हैं या हम फोटोग्राफर हैं, तो इसलिए अगर आपको जाना है तो आप वहां पर जा सकते हैं। पर्यटन के लिए जा सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है आप वन्य जीव, अगर कोई वन्य जीव वहां पर है तो वन्य जीव की खोज में जा सकते हो आप। ठीक है, वन्य जीव की खोज करने के लिए आप जा सकते हो, वन्य जीव की खोज करने के लिए आप जा सकते हो कि सर हो सकता है कि इस जगह, है ना, इस जगह, हाँ इस जगह पर क्या हो सकता है सर कि इस जीव के मिलने का, हाँ इस जीव के मिलने की संभावना है, या मुझे इस जीव को यहां पर देखना है। जैसे कि अगर गढ़वाल के क्षेत्र में जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोग कश्मीरी जो कस्तूरी हिरन होता है, कस्तूरी मृग जो होता है, उस मृग की खोज में लोग वहां पर जाते हैं। ठीक है, या क्या काम करना है, कोई अध्ययन करना है, कोई स्टडी करनी है जाकर के, कि हमको व्यवहार का अध्ययन करना है सर वहां पर जाकर के, पौधों के व्यवहार का अध्ययन करना है, पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करना है, उनके अलग अलग चीजों का अध्ययन करना है, तो जा सकते हैं। और अगर कोई व्यापार का काम है वहां पर, कि भाई सीधे सीधे क्या है कि भाई जंग उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर अभयारण्य है, वहां पर कोई विशेष प्रकार का कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वन उपज, वनोपज जिसको कहते हैं, वो हमको प्राप्त होती है, तो उसको लेने के लिए, उसके संबंध में व्यापार करने के लिए जा सकते हैं। ये नहीं व्यापार करने गए और वहां से ला रहे हैं भाई साहब सीधे ही शेर की खाल उड़ के आ रहा है, सर हमने कर दिया व्यापार, है ना, सीधे ही, तो ऐसा नहीं है। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सेक्शन 28 है। ये देखो कितने सिंपल और डायग्रामेटिक वे में आपके सामने आ गया कि अभयारण्यों की अनुमति कौन, अभयारण्य प्रवेश की अनुमति CWW देगा। कैसे दी जाएगी? तो शुल्क लेकर के। शुल्क वहीं पर डिसाइड होता है कि कहां पर कितना शुल्क आपका लगेगा। और देन अनुमति क्यों? आपके पर्यटन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, वन्यजीवों की खोज के लिए, कोई स्टडी या व्यापार के लिए, ये काम आपके वहां पर हो सकते हैं। क्लियर? हाँ हाँ। हम्म। हाँ सर, मन से पढ़ाओ सर। हाँ देखो, ये चीजें ना शुद्ध कर देती हैं। कल कल पता क्या हुआ है? कल कल मैं अपने मतलब किसी कंटेंट को देख रहा था। कल रात के करीब करीब कितने बजे हुए थे? कल रात के कितने कितने करीब बजे होंगे, मुझे लगता है 9 के आसपास, 9:30 के आसपास बजे होंगे कल। तो मैं अपना अध्ययन कर रहा था, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने अपनी पढ़ाई अभी तक रोकी नहीं है। मैं मतलब पढ़ता रहता हूँ, मैं मतलब पढ़ता रहता हूँ, इंस्टीट्यूट्स में मैं कोर्सेज करता रहता हूँ डिफरेंट। और मैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी शेयर नहीं करता हूँ किसी के सामने भी। ऑनलाइन टीचिंग जगत में भी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा आप कहीं भी देखेंगे नहीं। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति तो नहीं, पर अगर मैं छोटा सा किनका भी हूँ, तो मेरे बारे में उतना ज़्यादा किसी को पता नहीं है ना। अपने एजुकेशन के बारे में कोई बात करता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मेन चीज़ है टीचिंग स्किल्स की और सब चीज़ों की। आप अगर कहेंगे आप 5वीं फेल हो, तो हाँ मैं मान लूंगा मैं 5वीं फेल हूँ। आप कहेंगे अनपढ़ है ना। कभी फैमिली के बारे में बात आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने अपनी फैमिली के फादर के साथ, मदर के साथ कहीं पे फोटो देखी होगी आप, नहीं। मैं कभी ये चीज़ें मतलब सही नहीं लगती मुझे। हाँ हो सकता है मैं कभी डाल दूं, पर ये मुझे चीज़ें सही नहीं लगती हैं। तो मैं स्टडी कर रहा था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा टाइट था। तो एक मेरे को टेलीग्राम पे, जैसे बच्चे करते हैं, आप में से भी काफ़ी लोग कर देते होंगे, तो वो कहता है कि ये बोला तुम गलतियां कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसी शब्दावलियां उस बच्चे ने प्रयोग करी मेरे लिए। और मैं देखूं मैं से यार क्या जवाब दूं बंदे को। और ये वही बंदा था जो वो जो पहली वाली जो दंड वाली जो
त्रुटि हो गई थी उसको सुधरवा के, तब भी इसने मतलब एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ पहले से ही, और ये प्लेटफॉर्म दोनों एक है, तो वहां पे भी जाके उसने कमेंट्स कर रखे थे बहुत गंदे गंदे। अब उसका कारण ही हो सकता है या तो कोई व्यक्तिगत शत्रुता ठान बैठा है व्यक्ति, या विचारधारा में मतभेद को मान बैठा है व्यक्ति, या किसी अन्य चैनल का है। तो इतनी ज्यादा तो कल से मतलब, और मुझे कठिन शब्द ना बोलने की आदत है और ना कठिन शब्द सुनने का उतना अभ्यास है, पर फिर भी अगर कोई चीज बोल देता है तो उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। पर उसने लगातार बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ऐसे ऐसे कमेंट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुम गलती कर रहे हो, ये कर रहे हो, और मेरे पैसे वापस करो, मुझे मेरे 800 रुपये बर्बाद हो गए, मुझे पढ़ना नहीं है। मैं कहा यार भाई इसको क्या हो गया बंदे को। हाँ, तो मैंने फिर कुछ जवाब नहीं, मैं क्या जवाब देता उसको, क्या जवाब दे सकता हूँ मैं उसको। तो तब से थोड़ा सा मन थोड़ा सा अजीब सा था, और हाँ हाँ, तब से थोड़ा सा मन उदास सा था कि भाई मैं मतलब किसी व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ अगर उसको लगता है। हाँ, बट आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इन क्लासेस को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपके मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे होंगे और आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इसमें आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 30, धारा 30। हाँ, धारा 30 वैसे ही जानबूझ करके ही किया जा रहा है क्योंकि बच्चा कभी ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये अदर चैनल वाला ही कोई व्यक्ति है जो ये पढ़ाते हुए प्रसन्न नहीं है, देखना। हाँ हाँ। हम्म हम्म अभयारण्य सही, जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही अभयारण्य बिल्कुल सही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सेक्शन 30 को एक पॉइंट में आप याद रख लीजिए, अभयारण्यों में, है ना, अभयारण्यों में आग लगाने पर प्रतिबंध है। अभयारण्यों में आग लगाने पर प्रतिबंध है। अभयारण्यों में आग लगाने पर प्रतिबंध है। आग लगाने पर प्रतिबंध है। अभयारण्यों में आग लगाने पर प्रतिबंध है। आग लगाने पर मनाही है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अभयारण्यों में जा रहे हो और आप सर्दियों में जा रहे हो। कहां पर जा रहे हो? आप सर्दियों में जा रहे हो। तो सर्दियों में गए तो आपने सोचा यार यहाँ पे तो लकड़ियां वकड़ियां बहुत है, चलो यहाँ पे कैंप फायर कर लेते हैं, और वहां पे आप हाथ ताप रहे हो, ठंड लग रही है, अरे हिरन गया क्या, अरे देख ले बाबू। तो वहां पे तो पीछे से एकदम वन विभाग के अधिकारी आएंगे और हाँ, हाँ, ठीक है। तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से सीधे सीधे क्या हुआ, हाथ ताप रहा है, रे बाबू वो पीछे बन रहा है, खड़ा हो जा, तेरे को धारा 30 के बारे में नहीं पता है। तो उसमें हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो धारा 30 में यह बात बताई गई है कि आप अभयारण्यों में घूमने के लिए जा सकते हैं, पर्यटन के आधार पर जा सकते हैं, फोटोग्राफी, कोई स्टडी करनी है, कोई व्यवसाय है, पर आप अभयारण्यों में जाकर के आग नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अभयारण्यों में सेंचुरीज में जाकर के आग लगानी शुरू करी और अगर वो आग जंगल की आग में, दावानल में परिवर्तित हो गई, तो वहां पर जिस उद्देश्य के लिए जीवों को, पौधों को संरक्षित किया गया है, वो जल करके नष्ट हो सकते हैं, वो समाप्त हो सकते हैं, वो पूरा मिशन ही फेल हो सकता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेक्शन 30 इस संदर्भ में, धारा 30 इस संदर्भ में बात करती है। उसके बाद हमारा आ जाता है धारा 31। धारा या सेक्शन 31 है। तो धारा या सेक्शन 31 किस संदर्भ में बात करता है कि अभयारण्यों में आप हथियार नहीं लेकर जा सकते। क्या नहीं कर सकते? अभयारण्यों में, अभयारण्यों में हथियार, अभयारण्यों में हथियार, वेपन नहीं ले जा सकते, है ना। अभयारण्यों में हथियार, वेपन ले जाने पर प्रतिबंध के बारे में बात करता है। ले जाने पर, ले जाने पर प्रतिबंध है, ले जाने पर प्रतिबंध है, ले जाने पर मनाही है कि अभयारण्यों में आप हथियार लेकर के नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लाइसेंसी हथियार होता है, हाँ, जिनके पास लाइसेंसी हथियार होता है, तो वो उस तरह की भी हथियार को ले जाने की परमिशन आपकी वहां पर नहीं है। परंतु फिर भी कोई कहे कि भाई सर मुझे तो लेके जाना पड़ेगा, मैंने ये हथियार जो ले रखा है वो किस लिए ले रखा है? वो सेल्फ डिफेंस में ले रखा है। कोई भी हथियार अगर आपको कलेक्टर के द्वारा दिया जाता है, कलेक्टर ही साइन करते हैं लाइसेंस पर हथियार के, फिर आप जाकर के हथियार खरीद सकते हैं जो आर्म्स की दुकानें होती हैं।
तो पर उसमें से एक कंडीशन ये रहती है कि जब भी चुनाव इत्यादि होंगे आपको थाने में ले जा करके जमा करना पड़ेगा। इसलिए लोग खरीदते नहीं है, देसी वेसी खरीद के रखते हैं, वैसा वो फट जाते हैं। और बहुत सारे जो डीलर्स होते हैं वो काम ही यही करते हैं। तो अगर कोई बोलता है कि सर मुझे, अगर मैं अंदर चला गया और वहीं पर मुझे निहत्था देख करके किसी ने गोली मार दी, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना। तो वो कहेगा भाई हम उसको भी तो जाने नहीं देंगे। मुझे सर नहीं, आपके यहाँ पर ऐसा नियम नहीं है। मुझे पता है कि अभयारण्यों में हथियार ले जाने पर रोक है, पर यदि CWW चाहे, है ना, CWW लिखित परमिशन दे सकता है कि आप हथियार ले जाओ, लिखित आदेश द्वारा। CWW लिखित आदेश द्वारा, कैसे? CWW लिखित आदेश द्वारा अभयारण्यों में, है ना, अभयारण्यों में हथियार ले जाने की अनुमति दे सकता है ना, हथियार ले जाने की अनुमति दे सकता है, हथियार ले जाने की अनुमति दे सकता है, हथियार ले जाने की अनुमति दे सकता है, हथियार ले जाने की अनुमति दे सकता है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से जानिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। अच्छा अच्छा, प्रमेह रोग, प्रमेह क्या होता है? प्रमेह, प्रमेह रोग, धातु के रोग को प्रमेह रोग कहा जाता है। ठीक है, देखो देखो, जो शक्ति होती है, ये भी चीज जाननी चाहिए, जो शक्ति होती है, जो सप्तम धातु होती है मनुष्य शरीर की, उसको शुक्र कहा जाता है। शुक्र मतलब स्पर्म्स आपके जो होते हैं, उसी को मतलब आपका तेज कहा जाता है। तो वो तेज जो होता है वो आपका कहाँ होता है? जीवनी शक्ति होती है उसमें। क्योंकि देखो, वही जब गर्भ में पहुंचता है तो वही बालक बन करके उभर आता है, इतनी जीवनी शक्ति उसमें होती है। तो यदि आप अपनी बुद्धि को, मेधा को बढ़ाना चाहते हैं, तेज को बढ़ाना चाहते हैं अपने चेहरे के और शरीर के तेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करिए। किसी भी स्थिति में कैसे भी करके वो तेज बाहर ना जाए। ठीक है, तो कई बार एक इस तरह के रोग हो जाते हैं कि मतलब ड्यूरिंग यूरिनेशन वो जो आपका शुक्र है वो मतलब मूत्र के साथ बाहर जाने लगता है। तो बड़ी भयंकर ये रोग होता है। और इससे बचने के लिए आपको एक तो विचार शुद्ध करने पड़ेंगे, भोजन आहार शुद्ध करना पड़ेगा, और औषधियां। तो उसको प्रमेह रोग कहा जाता है, धातु का जो रोग होता है उसको। और ये यंगस्टर्स को खूब हो रहा है, खूब। क्यों? क्योंकि आचार विचार व्यवहार पवित्र नहीं है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम अगली धारा को देखते हैं। सेक्शन 33 है, सेक्शन 33 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, पूछ सकता है आपसे। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अभयारण्यों में जो भी कोई काम होना है, कोई परमिशन देनी है, कोई शिकार इत्यादि वाला मामला है, कुछ भी जैसे मैटर है, तो कौन अधिकारी ये काम कर रहा है? हाँ, कौन अधिकारी ये काम कर रहा है? ये काम अधिकारी कर रहा है CWW, यानी कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, मुख्य वन्यजीव संरक्षक। तो आपकी जो धारा है ना, आपकी जो धारा या सेक्शन, कौन सा धारा या सेक्शन आपका 33 है ना, धारा या सेक्शन 33 है, वो क्या बात बोलता है? वो बात बोलता है कि अभयारण्यों का नियंत्रण, जितने भी आपके अभयारण्य हैं, अभयारण्यों का कंट्रोल, अभयारण्यों का कंट्रोल, है ना, अभयारण्यों का कंट्रोल या नियंत्रण, है ना, अभयारण्यों का कंट्रोल या नियंत्रण। तो सीधे ही आपको एक बात याद आनी चाहिए कि अभयारण्यों का कंट्रोल या नियंत्रण कौन करेगा या कौन करता है, कौन करेगा या कौन करता है। तो आपको सीधे ही वहां पर प्यारे बोल देना पड़ेगा कि CWW महोदय ये काम करेंगे। किसके हाथों में होगा? CWW, यानी कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, अंग्रेजी में लिख देता हूं कभी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ये काम करेगा, है ना। मुख्य वन्यजीव संरक्षक के पास ये शक्तियां हैं कि वो अभयारण्यों का नियंत्रण करेगा, वहां पर जो भी कुछ चीजें होनी है उनको। हाँ, मुंबई से पढ़ रहे हैं बच्चे, वाह। शरद रचना पढ़ रही है मुंबई से, शरद। लो भाई, नाम ले लिया। नाम लेने से क्या होता है बेटे? हाँ, नाम लेने से क्या होता है? हाँ, काम ऐसा करो कि यूनिफॉर्म में आओ, फिर नाम लेंगे आपका। हाँ, यूनिफॉर्म में आओ। देखो, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी जान झोंक देना चाहिए। हाँ, सबके सबके मैं किस, देखो हजारों बच्चे क्लास देख रहे हैं, हजारों, और कमेंट ऐसे चलते हैं, कई बार बीच में स्लो हो जाते हैं तो दिख जाता है किसी किसी का कमेंट। और हाँ सर, CWW क्या है? अरे यार भाई,
क्या है CWW, क्या है ये, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे आके, इतनी सारी बात बता दी। CWW क्या है? मुख्य वन्यजीव संरक्षक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, जो वन्य जीवों की संरक्षा का कार्य करता है, वो अधिकारी, ये एक अधिकारी है। इसकी नियुक्ति पढ़ के आए हैं हम लोग, है ना, सेक्शन 4 में इसकी नियुक्ति के बारे में पढ़ के आए हैं और आप पूछ रहे हो। उसके बाद आपने एक चीज देखी होगी कि कई बार क्या रहता है कि वन्य जीव वन क्षेत्र में कुछ जंगली लोग होते हैं। जैसे आप अगर कभी इधर जाओगे, देहरादून वगैरह की तरफ जाओगे, देहरादून अगर कोई जाता है, कभी गया है, तो देहरादून में जब पहाड़ी रास्ता शुरू होता है या जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं, वहां पर बण गुज्जर रहते हैं। कौन? बण गुज्जर, वन में रहने वाले गुज्जर। वो विशेषतर मुस्लिम, विशेषतः वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो जंगलों में रहते हैं और अपने जंगलों में ही मतलब जीवों को चराते हैं। तो अगर जंगलों में अपने जानवरों को चराने के लिए ले जा रहे हैं, अपने लाइव स्टॉक को, अपने गाय को, भैंसों को, बकरियों को, तो उनको सैनिटाइज किया जाना बहुत जरूरी है, उनको असंक्रमित किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उनके माध्यम से संक्रमण जंगल में पहुंच गया, अभयारण्यों में पहुंच गया, तो जिस जीव का संरक्षण हम करना चाह रहे हैं तो उसको गंभीर रोग लग सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा मिशन फेल हो सकता है। तो यहां पर आप एक धारा लिख लीजिए, धारा या सेक्शन 33A। कौन सा? धारा या सेक्शन 33A, जो बात करता है कि अभयारण्यों में क्या है, अभयारण्यों में, अभयारण्यों में, अभयारण्यों में, अभयारण्यों में, अभयारण्यों में पशुओं को, पशुओं को, पशुओं को, है ना, अभयारण्यों में पशुओं को यदि ले जाना है, यदि ले जाना है, तो उन्हें असंक्रमित कराकर ले जाना होगा। तो उन्हें असंक्रमित, है ना, असंक्रमित, है ना, यानी सैनिटाइज करवा के, सैनिटाइज, सैनिटाइज, सैनिटाइज कराकर ले जाना होगा, सैनिटाइज कराकर ले जाना होगा, सैनिटाइज कराकर ले जाना होगा, है ना, ले जाना होगा। पशुओं को अगर ले जाना है तो सैनिटाइज कराकर ले जाना है। तुरंत एकदम दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, क्यों हम तो ऐसा ना ही करेंगे? तो कहा भाई हम फट्टे पेल देंगे भाई साहब तुम्हारे ऊपर अगर तुमने ऐसा किया। हाँ हाँ ठीक है, तो क्यों करेंगे? जिससे, जिससे अभयारण्य में संक्रमण न फैल जाए, जिससे अभयारण्य में, जिससे अभयारण्य में संक्रमण, हाँ, न फैल जाए ना, जिससे अभयारण्य में संक्रमण न फैल जाए, न फैल जाए, जिससे अभयारण्य में संक्रमण न फैल जाए। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है जी। बच्चे बोल रहे हैं कि नोट्स आ गए हैं, वो बुक आ गई है, अब नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। हाँ मेरे को पता है, क्योंकि देखो मैं भी निरंतर अध्ययनरत हूँ, निरंतर। हाँ मैं संस्कृत भी सीख रहा हूँ, संस्कृत व्याकरण भी मैं सीख रहा हूँ। हाँ देखो जिस फील्ड में हम हैं, आप देखो जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी, है ना, अभी कभी आपको, मुझे लगता है अगली बार मैं हिंदी व्याकरण आपको ही पढ़ाऊंगा, कभी कोई बैच आएगा, लेखपाल का संभवतः बैच आएगा, तो लेखपाल में हिंदी मैं ही पढ़ाऊंगा। और जल्दी ही मैं आपके लिए हिंदी साहित्य भी लेकर आऊंगा। कोई बोल रहा था, मुझे बोल रहा था कोई बच्चा कि सर आप क्लास जब करवाते हो हिंदी क्यों बताने लगते हो, आपसे भी बढ़िया बढ़िया। हाँ मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा टीचर हूँ। अगर हिंदी पढ़ाने वाले इस दुनिया में 10,000 शिक्षक हैं, तो 10,000 शिक्षक अलग हैं, मैं तो अलग हूं सबसे, वो सब मुझसे ऊपर हैं, हर एक शिक्षक मुझसे ऊपर है। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, मैं तो शिक्षक हूं ही नहीं, बस ये तो गुरुजनों की कृपा से मैं पढ़ा पा रहा हूं। तो हिंदी जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर बार आपको मतलब अपडेशन मिलेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कि मेरी लाइब्रेरी पूरी यहाँ पर बनी हुई है, और मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो मैं निरंतर चीज़ों को बढ़ाता रहता हूँ। जैसे आपने बहुत सारे राइटर्स का तो नाम सुना होगा, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये हिंदी है ना, ये आपकी व्याकरण की पुस्तक है। ये स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं है, ये वो बुक हैं जो हिंदी के वैयाकरण उन्होंने लिखी हैं, हिंदी के धुरंधर उद्भट विद्वानों लिखी हैं, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, है ना, और कामतानाथ गुरु, जिनके जिनके क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। हाँ
हाँ, जिनके क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में ये उनकी बुक्स हैं। और ऐसे ही आपके पृथ्वीनाथ पांडे हैं, आपके डॉक्टर हरदेव बहारी हैं, ऐसे तमाम जो हैं उनको मैं निरंतर अध्ययन करता रहता हूँ, शब्दकोश इत्यादि ये सब चीज। तो हमेशा सुधार की गुंजाइश, जिस फील्ड में हम कर रहे हैं उसमें निरंतर वर्धनीय वर्धमान होते हुए ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, तभी चीजें सफलता की ओर आपकी बढ़ती हैं। चलिए अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो सेक्शन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन आपका हाँ, धारा आपका कौन सा, धारा या सेक्शन आपका कौन सा, 35। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, भूलना नहीं है प्यारे। ठीक है, क्या भूलना नहीं है प्यारे, रट लेना है संख्या, धारा संख्या रट लेनी है। लिख देता हूं, धारा संख्या रट लेनी है, धारा संख्या रट लेनी है, धारा संख्या आपको रट लेनी है, धारा संख्या आपको रट लेनी है, धारा संख्या आपको रट लेनी है। क्या है यहां पर, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा गुजरात से बच्चे पढ़ रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। हाँ, मूल विधि के प्रैक्टिस सेट ओनली। नहीं भाई अब कहाँ मिलेंगे भगवान जाने। हाँ तो इसमें लिखिए राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में है, किसमें, राष्ट्रीय उद्यान कह लो बेटे, या राष्ट्रीय उपवन कह लो, क्या कह लो, राष्ट्रीय उद्यान कह लो या राष्ट्रीय उपवन कह लो। इन्हीं को नेशनल पार्क्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, इन्हीं को नेशनल पार्क्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेशनल पार्क्स कहा जाता है। तो सीधे ही आपके पास प्रश्न आए कि नेशनल पार्क्स, हाँ हाँ हाँ, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, हाँ नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स के बारे में अगर कहीं पर भी आएगा राष्ट्रीय उद्यान या उपवन, तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 35 में है। और सीधे सीधे यहां पर आपकी बात है सेक्शन 35 में कि घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा। तो आपको बोलना पड़ेगा राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा कौन करेगा। तो राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा भी राज्य सरकार ही करेगी। मूलतः तो लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ही करेगी, है ना। ये काम जो छोड़े हुए हैं ये राज्य सरकार के ऊपर ही छोड़े हुए हैं, चाहे अभयारण्यों की घोषणा करनी है या राज्य सरकारों की घोषणा करनी है, क्योंकि हाँ है ना, क्योंकि राज्य सरकार, हाँ हाँ ठीक है, राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार के पास ही पूरी अधिकारी होते हैं, है ना। वही सब सर्वे करवाना, गांवों को सूचित करना, है ना। भारतीय वन अधिनियम में इसका पूरा तरीका है। ठीक है, कि किसी को पहले संरक्षित वन और आरक्षित वन है, फिर उन्हीं को फिर बाद में चल करके कन्वर्ट किया जाता है अभयारण्यों में और आपके राष्ट्रीय उपवनों में। तो उनका पूरा प्रोसीजर भारतीय वन अधिनियम में है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पशु वाला एक्ट पढ़ा दो और ये वाला एक्ट पढ़ा दो। सिंगल सिंगल क्वेश्चन उनसे छुटपुट छुटपुट कभी आए हैं, तो उनके लिए पूरा एक्ट पढ़ोगे नहीं, उनके लिए विविध वाला सेक्शन है। उस चीज को करने के लिए हम विविध वाले सेक्शन को करेंगे। तो राज्य सरकार इसकी घोषणा करेगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से आपको उसको समझ लेना है। यहीं पर एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, तो दिमाग में एकदम प्रश्न आ सकता है कि क्या सर ये शक्तियां राज्य सरकार के पास ही हैं, केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। परंतु यदि सेक्शन में पूछा जाए तो सेक्शन 18 में राज्य सरकार अभयारण्य की घोषणा करेगी और सेक्शन 35 का यूज करते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय उपवन नेशनल पार्क की घोषणा करेगी। पर यदि ये दोनों काम केंद्र सरकार करना चाहे तो केंद्र सरकार भी ऐसा काम कर सकती है। वहां पर आपकी सेक्शन है 38, सेक्शन है 38। क्या है, केंद्र सरकार की, यहां पर लिखेंगे हम केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों, है ना, अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा से संबंधित शक्ति, घोषणा से रिलेटेड शक्ति,
रिलेटेड शक्ति, है ना। यानी कि सीधे सीधे अगर इसमें लिखें तो इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार, इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार क्या कर सकती है, आपके नेशनल पार्क्स और अभयारण्यों की घोषणा कर सकती है ना। अभयारण्यों की घोषणा कर सकती है, अभयारण्यों की घोषणा कर सकती है, अभयारण्यों की घोषणा कर सकती है, ठीक है, अभयारण्यों की घोषणा कर सकती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, नहीं सारे याद नहीं रखने ना बेटे, जहां पर मैं बोल रहा हूं, जिन जिन धाराओं के बारे में बोल रहा हूं, उन धाराओं को तो रट लेना है, बाकी आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसमें मुश्किल क्या है, हाँ बार बार आप अभ्यास करते रहो। और अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, धैर्य रखो, बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ हाँ, बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ हाँ, बिल्कुल परेशान मत हो और रिलैक्स रहो, ठीक है। अभी मैंने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है, तो मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। अभी जब आगे आएंगे तो मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। और भी भयंकर एक से एक क्वेश्चन, जहां से भी क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर तो होंगे, अलग से भी क्वेश्चन बना बना करके मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, एक एक एक्ट का बहुत बहुत डिटेल से एनालिसिस करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं मैराथन भी आपको करवाऊंगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, सब चीजें करवाऊंगा। ये चीजें रट जाएंगी आपको। इसमें प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी, बट एक बार आप सब चीजें पढ़ लो, नॉलेज बढ़ाओ। अभी तो भर्ती का ही पता नहीं है, भर्ती कब आ रही है कब नहीं आ रही है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो और लगन से लगे रहो, सब चीजें हो जाएंगी। हाँ चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं पर रख लेते हैं। अब कल को 4 बजे वहां पे मिलना मुझे। बीएनएस में कल बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं आएंगी आपकी, तो उनमें जरूर आप, हाँ उनमें जरूर, हाँ आप आना 4 बजे वाली क्लास में। अब एक दो क्लास में बीएनएस वहां पूरा हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर हमने बोला था कि भाई हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो बीएनएस करके हम वहां पर कंप्लीट कर देंगे बस। हाँ हाँ, बुक में नहीं है ना, क्योंकि मैंने पहले नहीं करवाई थी वो। हाँ देखो, जरूरी नहीं है सारी धाराएं बुक में भी हो, बुक में केवल वो चीजें हैं जो कोर एंड क्रक्स है, जो जरूरी चीजें हैं, आप उतना ही पढ़ोगे, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुश रहो बिल्कुल। हम्म हम्म। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि हाँ बच्चा बोल रहा है, हाँ कि सर मेरे कमेंट नहीं देखते हो। कमेंट अगर आप देखोगे ना, आपके पास आपको किसी का कमेंट दिख नहीं रहा होगा, पर मेरे यहाँ पे हजारों बच्चों कमेंट ऐसे चल रहे हैं रेल बांध के, फटाफट फटाफट फटाफट। तो किसी पे नजर पड़ जाती है, छोटा सा कमेंट होता है तो दिख जाता है, बड़े बड़े कमेंट को नहीं पढ़ सकते हैं। और एक बच्चे का कमेंट है, सर मेरे कभी डाउट सॉल्व नहीं होते। तो आपका जो प्रॉपर डाउट है बेटे, उसको डाउट ग्रुप में डाला करो। वहां पे पूछते रहते हो कोर्स कब पूरा हो जाएगा, किताब कब आ जाएगी, अरे भाई आ जाएंगी, ये डाउट थोड़ी होते हैं। डाउट मतलब क्लास में अगर कोई चीज रह गई है, समझ में नहीं आई है, तो उसको आप पूछो, वहां पे समझाया जाएगा। वहां नहीं समझा जाऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में आकर के बोर्ड पे बताऊंगा। चलिए, इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल गाइस, बाय।